हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे बात करेंगे आधुनिक परमाणु मॉडल की, है ना। इससे पहले मैंने आपको एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में समझाया था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आधुनिक परमाणु मॉडल की। अभी आधुनिक परमाणु मॉडल क्या है उसके बारे में बात करेंगे। जो बोर परमाणु मॉडल की कमियां थी उन कमियों को दूर करके तीन वैज्ञानिकों ने एक मॉडल दिया जिसको आधुनिक परमाणु मॉडल का नाम दिया गया था। ठीक है, इसके अंदर पहला पॉइंट है डी ब्रोगली कंसेप्ट या संबंध या अवधारणा। संबंध, डी ब्रोगली संबंध। ठीक है, डी ब्रोगली ने क्या क्या कहा था, अपना स्टेटमेंट दिया था इलेक्ट्रॉन की दोहरी गति की को लेकर। उसने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का संवेग p उसके वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन दोहरी गति दर्शाता है, एक तो रेखीय गति और एक तरंगी गति। तो तरंगी गति जो है वो विकिरण सिद्धांत के अकॉर्डिंग होती है, मैक्सवेल प्लैंक के अनुसार। तो इसने दोनों ही फॉर्मूले अप्लाई करके यहाँ पर अपना सिद्धांत दिया। तो ये जो डी ब्रोगली का संबंध है ये मैक्सवेल के विकिरण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट आता है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन कणीय गति करता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन कणीय गति करता है, कण के समान गति करता है, तो उसकी ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बेटा E बराबर mc स्क्वायर, जो एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, m बराबर है उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और c बराबर है प्रकाश का वेग। c बराबर है प्रकाश का वेग। ठीक है, और जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, यदि इलेक्ट्रॉन या सूक्ष्म कण तरंगीय गति दर्शाता है, अगर वो तरंगीय गति दर्शाता है, तरंग के समान गति करता है, तो उसका फॉर्मूला होगा E बराबर h म्यू, है ना। ये किसी भी फोटोन की या तरंगी ऊर्जा का फॉर्मूला जो मैक्सवेल प्लैंक द्वारा दिया गया था। h है यहाँ पे बेटा प्लैंक नियतांक। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट या प्लैंक नियतांक है। और म्यू क्या है, म्यू है बेटा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। ठीक है, हमें पता है कि आवृत्ति बराबर होता है c/λ। तो हम यह फॉर्मूला में चेंज कर दें hc/λ। आपको पता है बेटा कि c बराबर होता है यही प्रकाश का वेग। ठीक है, और लैम्बडा बराबर होता है तरंग दैर्ध्य, किसी भी तरंग की वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, और दोनों ही समीकरण एक ही पार्टिकल के लिए है, एक ही कण के लिए है। अर्थात समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, mc स्क्वायर बराबर hc/λ आ जाएगा। ठीक बेटा, c से c कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला बचेगा mc बराबर h/λ। देखो बेटा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो देखिए यहां पर p m इंटू वेग को c मान ले, c होता ही है। तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, p बराबर h/λ। h क्या है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं p समानुपाती 1/λ। और यही स्टेटमेंट दिया था डी ब्रोगली ने। ठीक है, उसने कहा कि किसी भी सूक्ष्म कण या इलेक्ट्रॉन का संवेग उसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपके सामने एक बार देख लीजिए। चलो देखो, डी ब्रोगली ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया हमें जिससे हम किसी भी सूक्ष्म कण की, भले वो तरंगीय गति करे या कणीय गति करे, हम दोनों के लिए ही ऊर्जा की गणना कर सकते हैं, ऊर्जा का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है, एक न्यूमेरिकल आता ही है ना। तो मैं ये दोनों ही आपको वापस से समझा देता हूँ। देखिए बेटा, फॉर्मूला था हमारे पास
mc बराबर h अपॉन लैम्बडा। ठीक है, अगर वो कणीय गति दर्शाएगा तो उसका द्रव्यमान होगा और वेग भी होगा। ठीक है, अगर वो तरंगीय गति दर्शाएगा तो उसका वेवलेंथ लैम्बडा होगा। तो यहाँ दोनों ही चीजें होगी। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी है हमारे पास। ठीक है, जैसे मान लो कि एक सूक्ष्म कण, ठीक है, एक सूक्ष्म कण जिसका मास दे दिया आपको, द्रव्यमान दे दिया, प्रकाश के वेग से गतिशील है, प्रकाश का वेग 10 × 10⁸, तो उसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो हम इस फॉर्मूले को उल्टा कर लेंगे, लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन m से आ जाएगा बेटा, और m से जाएगा, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल मैं आपको लास्ट में करवाने वाला हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आपको यही समझा रहा हूँ। ठीक है ना, आपके बुक में जितने भी एनसीईआरटी के और जो आरबीएससी के अंदर जितने भी बुक जो न्यूमेरिकल्स है इसके, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वो मैं भी आपको समझाऊंगा। चलो भाई, इसके बाद हम दूसरी बात कर लेते हैं। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। सेकंड, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने कहा क्या था, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। हाइजेनबर्ग ने कहा था कि किसी भी सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग दोनों का मान यथार्थता के साथ निश्चित समय में ज्ञात करना संभव नहीं है। जैसे देखिए, मैं यहां पे आपके सामने घूम रहा हूं, अब कोई मेरी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकता है क्या? नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो गतिशील हूं, घूम रहा हूं ना, कोई नहीं बता सकता। ठीक है, एक निश्चित समय में स्थिति और समय दोनों का मान एक साथ ज्ञात करना संभव नहीं है, ऐसा कहा था हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, तो आप इसका स्टेटमेंट नोट कीजिए। हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग दोनों का मान एक निश्चित समय में यथार्थता के साथ ज्ञात करना संभव नहीं है। इसे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। अब मैं इसका गणितीय रूप भी निकाल देता हूं। ठीक है, यह है इसका गणितीय रूप। ठीक है, गणितीय रूप क्या है, सुनना ध्यान से। ठीक है, किसी सूक्ष्म कण की स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है, वह संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल लगभग बराबर होता है, यह लगभग बराबर होता है h अपॉन 4π के। ठीक है, गणितीय रूप है, किसी सूक्ष्म कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x व संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p का गुणनफल लगभग h अपॉन 4π के बराबर होता है। तो यहां पे डेल्टा x इक्वल्स टू है बेटा स्थिति में अनिश्चितता और डेल्टा p है बेटा यहां पर संवेग में अनिश्चितता। ठीक है, अच्छा, हमें पता है, क्या पता बेटा, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, है ना, अभी मैंने आपको बताया था। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, डेल्टा x इंटू डेल्टा v डॉट m, या m इंटू v और लगभग बराबर h अपॉन 4π। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं बेटा, वेग में अनिश्चितता भी ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा v बराबर क्या हो जाएगा, वेग में अनिश्चितता। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेग में अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ के बाद ये जो बहुत सारे ये जो हैं, इसमें भी मैंने कहा था आपको कि न्यूमेरिकल्स आएंगे, है ना,
और अगर आप चाहो तो मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल्स बता सकता हूँ इसके, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स इसके अंदर है ना। संवेग में अनिश्चितता, वेग में अनिश्चितता और सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। देखो एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, समझना इसको। 0.15 kg सहती वाली, देखो क्वेश्चन देखिए आपसे, 0.15 सहती, सहती भी भार से संबंधित बेटा है ना। सहती वाली एक क्रिकेट की गेंद की वेग की अनिश्चितता, सहती वाली क्रिकेट की गेंद, ठीक है, क्रिकेट की गेंद की वेग में अनिश्चितता डेल्टा वी दिया हुआ है बेटा अपने को, नहीं डेल्टा वी ज्ञात करना है, वेग में अनिश्चितता ज्ञात कीजिए। इसकी स्थिति में अनिश्चितता का मान डेल्टा एक्स का मान दिया हुआ है, का मान 1 pm है, कितना है, नहीं 100 pm है, ठीक है 100 pm। यू नो पीएम, पीएम जानते हो, मैं बताता हूं तो 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात -12 मीटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 pm है, ठीक है। तो हमें इसे वेग में अनिश्चितता ज्ञात कर दी है। चलो जी हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो द्रव्यमान दिया हुआ है आपको, ठीक है, सारी चीजें दी हुई है ना। 100 पिकोमीटर को अगर हम चाहें तो एंगस्ट्रॉम में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर, है ना। तो क्या 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की घात -12 मीटर, तो 100 पिकोमीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे इसको 1 एंगस्ट्रॉम में भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो भाई मैं यहाँ पे फॉर्मूला ले लेता हूँ। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है इसमें बेटा, है ना। क्या निकालना है अपने को, यहाँ पे हमें निकालना है द्रव्यमान में वेग में अनिश्चितता। चलो जी हम इस फॉर्मूले को सेट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, डेल्टा वी बराबर, है ना, डेल्टा वी बराबर, देखो ये इसके एच अपॉन, ठीक है, मल्टीप्लाई 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा एक्स, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। चलो जी आपको मान पता है 6.62 इंटू 10⁻34, ठीक है, ये है प्लांक नियतांक का मान, ठीक है बेटा। अच्छा 4 इंटू 3.14, ठीक है। अच्छा एम का मान कितना था बेटा, एम का मान था अपने पास 0.15 इंटू इसका मान था 1 एंगस्ट्रॉम, और यह 1 एंगस्ट्रॉम था 10 की घात -10 मीटर, ठीक है। ये 12 भी लिखोगे तो पिकोमीटर में, वो 100 पिकोमीटर, तो 100 इंटू 10⁻12, ठीक है। ये हम यहाँ पे 10 की घात -10 सीधा लिख दूं, ठीक है। अब बस इसमें एक ही मेन प्रॉब्लम आती है, जब बच्चा 10th से 11th में आता है तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन वो यही देखता है सबसे पहले, ठीक है। तो ये इतना कुछ भी नहीं है, इसको काटेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, टेक योर प्रॉपर टाइम, जितना टाइम आपके पास है वो लीजिए, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास आंसर आएगा 3.5 इंटू 10⁻14, ठीक है, -14 मीटर सेकेंड इनवर्स, -14 मीटर पर सेकेंड लिख लो या मीटर सेकेंड इनवर्स लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा हमारे पास इसका हाइजेनबर्ग से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो ये बहुत सारे न्यूमेरिकल अपने को मिलेंगे, है ना, देखने को भी मिलेंगे, और उसके बारे में हम यहाँ पे बात भी करेंगे। ये आपके ऊपर ही डिपेंड है बेटा, है ना। तो और भी चीज हम देख लेते हैं थोड़ी सी। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, ठीक है। श्रोडिंगर ने ही कक्षकों के बारे में बताया था बेटा, है ना, कि साहब एस कक्षक गोलाकार होता है, पी कक्षक डम्बलाकार होता है, डी कक्षक डबल डम्बलाकार होता है। ये जितने भी सब चीजें बताई थी, ये किसने बताई थी, श्रोडिंगर ने किस तरह से बताई थी, हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। देखो तरंग अभियांत्रिकी के अनुसार, विकिरण सिद्धांत के अनुसार मैक्सवेल प्लांक ने श्रोडिंगर ने अपना एक समीकरण दिया, जिसे हम यहाँ पे श्रोडिंगर का तरंग समीकरण कहते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये है, इसे बोलते हैं साई। साई जो है ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या संभावना को प्रदर्शित करता है, ठीक है। साई आएगा इसके अंदर,
तो साई क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता या संभावना को दर्शाता है। नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मैक्सिमम अधिक होती है उसे हम बोलते हैं तरंग फलन या साई। तो नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र, नाभिक से एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा है, या मैं कहूं यहाँ पे साई स्क्वायर का मान ज्यादा है, एक निश्चित दूरी पर है, तो यहाँ इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, कक्षक। तो कक्षकों की अवधारणा का अभी मैं समीकरण के माध्यम से भी समझाऊंगा और वैसे भी समझाऊंगा। एक निश्चित दूरी पर एक्स वाई जेड में, नाभिक से निश्चित दूरी पर जब हम एक्स वाई जेड तीनों ही तल में जाते हैं तो एक निश्चित दूरी पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता एक समान होती है, और उन बिंदुओं को जब मिलाया जाता है तो ये गोला बन जाता है। इसी के आधार पर उसने कहा था कि इस कक्षक गोलाकार होता है। ठीक है, वो भी मैं ग्राफ वगैरह सब कुछ प्लॉट करके आपको समझाऊंगा, ठीक है, लिखाऊंगा, ठीक। और उसी के अंदर हम बात करेंगे श्रोडिंगर के तरंग समीकरण।